डायरेक्ट टैक्सेस की प्रेजेंटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्ट साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम मेंबर जुडिशल इजाज़ भट्टी साहब, रिस्पेक्टेबल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तलब साहब, कैबिनेट टैक्स बार, माई एल्डर ब्रदर राना मुनीर हुसैन साहब, वेटरन पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्र उस ज़ात का जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज इस हाउस में आप जैसे साहिब इल्म लोगों के सामने खड़ा होकर अपने ख्यालात का इज़हार करने की जसारत कर पा रहा हूँ। उसके बाद लॉ टैक्स बार की मैनेजमेंट का शुक्रिया, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मुझे जो टॉपिक दिया गया है अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाइड फाइनेंस एक्ट 2025, काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आया। हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट स्टार्ट की गई हैं उसके मुताबिक मेरे भाई ज़ाहिद अतीक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि नो वी विल हैव टू चेंज ओवर से। हमारे टैक्स पेयर्स को भी चेंज होना पड़ेगा, हमें भी एज अ टैक्स कंसल्टेंट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, इंडिविजुअलिटी से टीम वर्क की तरफ आना पड़ेगा। इट इज़ नीड ऑफ द डे। बट माई हम्बल सबमिशन एंड माई क्वेश्चन इज, क्या हमारा बोर्ड अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए तैयार हो गया? पॉलिसीज बन गई, अप्लाई भी हो जाएंगी, लेकिन जिन्होंने करनी है और जिस तरह से करनी है या इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर जो नज़र आ रही है, क्या हमारा बोर्ड उस इंटेंट को पूरा करने के लिए खुद माइंडसेट चेंज की तरफ आ गया है? हमें तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट का भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड एट द सेम टाइम इट वुड आल्सो बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बोर्ड एज वेल कि उन्हें भी अपने फील्ड फॉर्मेशंस को तैयार करना पड़ेगा नए सेटअप के हिसाब से। हमारे सिस्टम थ्रू आउट, जब से ये टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान बना और जब से ये चल रहा है, मेरा इस प्रोफेशन में 38वां बजट है और यकीन माने कि मैं 38 साल से एक ही चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि कोई फाइनेंस एक्ट ऐसा है जिसमें मुझे आने वाले पीरियड के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लाइन ड्रा होती हुई नजर आए। थ्रू आउट हम लोग डेली बेसिस इनकम के ऊपर आ गए हैं, ट्रांजैक्शनल बेस्ड टैक्स सिस्टम बना दिया और विद होल्डिंग को हमने अपना सारा कुछ रोक दिया कि घर बैठे ही सारा कुछ मिल जाए, विद होल्डिंग के जरिए से हमारे बजट पूरे हो जाए। कोई पॉलिसी सिस्टम डेवलप करने की कोई प्रॉपर पॉलिसी मुझे नहीं नजर आ रही। हमें एक चीज को तय करना पड़ेगा, हमने अपने टैक्सेशन सिस्टम को डेवलप करना है या अपनी रिकवरी बढ़ानी है। अगर सिर्फ फोकस कलेक्शन पे रखना है तो फिर हमें कलेक्शन वाली पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें हमें अपने टैक्स पेयर्स को, जिनका टैक्स के बेस के ऊपर ये पूरी कंट्री चलती है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनके लिए हर्डल क्रिएट ना की जाए। और अगर हमें पॉलिसी बनानी है, एक निज़ाम बनाना है टैक्सेशन का जो पायदार हो और उसमें कंटिन्यूटी हो और आने वाले सालों में उसका इफेक्ट हमें नजर आए, तो फिर हमें रिकवरी से हटके एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा और उस सिस्टम के मुताबिक टैक्स पेयर को भी, ऑफिशियल मशीनरी को भी, टैक्स कंसल्टेंट को भी ज़हनी तौर पे तैयार करना पड़ेगा। इस ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स के हवाले से बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मुझे उम्मीद है, जाहिर है जो बजट आ चुका है, हम सब प्रोफेशनल है, हर बंदे ने इसको गो थ्रू हो गया होगा। डिस्कस करने पे आए अगर प्रोविजन वाइज तो ये बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। मेरी कोशिश होगी मैं समरी उसमें लेके चलूँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ और ज़्यादा वक्त हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन में लें, क्वेश्चन आंसर में जाएं, जो जो किसी की प्रोपोजिशंस है, क्वेरीज है, हम लोग आपस में बैठ के उसको शेयर करें। प्लीज़ रिमेंबर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं यहाँ लर्न करने के लिए आया हूँ, आपको कुछ सिखाने की मेरी शायद अभी उतनी औकात नहीं है। स्टार्ट करते हैं।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सबसे पहले सेक्शन 2 की कुछ डेफिनेशन जो है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ न्यू इंसर्शन है, कुछ पुरानी उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। इसमें मुख्तसर सा लेके चलूंगा। सेक्शन 2 में इन क्लास 7 के अंदर उसमें थोड़े उन्होंने बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज की है। पहले बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन जो थी उन्होंने उसको ख़त्म करके और अब ये प्रोवाइड कर दिया है कि बैंकिंग कंपनी के वही मायने लिए जाएंगे जो कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सो बैंकिंग कंपनी को अब हम वास्ट सेंस में नहीं ले सकते फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन जो है अब उसके मायने वही लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो अभी जाहिद भाई ने भी बात की कि हमारा सारा फोकस इस बजट के अंदर डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज ई कॉमर्स की तरफ से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, और अब हमने सारा कुछ शिफ्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन के ऊपर कि अब टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करके हम लोग टेक्नोलॉजी के जरिए से अपनी टैक्सेशन सिस्टम को खड़ा करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को उस पर बेस कर रहे हैं। उसके लिए डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज डिफाइन की गई हैं 17C क्लॉज। ई कॉमर्स डिफाइन किया गया 19AA में। इसमें अभी जाहिद भाई ने भी बता दिया डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज ई कॉमर्स इनसे मुराद है। मैंने कोशिश की है कि इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक चैप्टर, एक पूरी एक स्कीम जो है इस ऑर्डिनेंस के अंदर हमें इन इस हवाले से जो वो नजर आती है। डेफिनेशन आगे ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी उन्होंने अमेंड किया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी डिफाइन किया। फिर रिक्रिएशनल क्लब जिनकी मेंबरशिप की तो 10 लाख रुपए तक की जिनकी मेंबरशिप फी है उनको उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के नॉर्मल बिजनेस इनकम केसेस में डाल दिया है, और अब उनकी इनकम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी इनकम अंडर सेक्शन 18 असेस होगी। मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ आगे, क्योंकि डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सेक्शन 6A ये एक नया सेक्शन जो डाला गया है, जिसका ये पूरा चैप्टर है एक किस्म का। इसमें इट इज अ न्यू सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट टैक्स ऑन पेमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड टू बी इतने ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव पेमेंट बाय सप्लाई ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स आर सर्विसेज व्हिच आर डिलीवर्ड फ्रॉम विद इन पाकिस्तान यूजिंग लोकली ऑपरेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड वेबसाइट, प्रोवाइडेड दैट एक्सपोर्ट प्रोसीड को 154 में एक बार निकाल दी। और ये जो टैक्स है इसके जो रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो उन्होंने अलग डिफाइन कर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने एक आ रही है 6A की। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी गुड्स डिलीवर की जाएंगी, सेल की जाएंगी, उसके लिए उन्होंने स्पेशल रेट 1% एंड 2% प्रोवाइड किए। जो डिजिटल मीन्स का बैंकिंग चैनल पेमेंट होगी तो 1% होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगी तो 2% होगा। 6A एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया। इसके अंदर कोई भी ट्रेडर, कोई भी ऐसा फर्म जो कि अपनी सेल कर रहा है थ्रू डिजिटल मीन्स, उस डिजिटल मीन के ऊपर उसके लिए ये प्रोवाइड किया गया है कि जो बंदा उसकी गुड्स डिलीवर करने का मिजाज होगा वो उस बंदे के पेमेंट वापस रिवर्स भेजते हुए टैक्स कलेक्ट कर लेगा। और इस टैक्स को इंटरेस्टिंगली सेक्शन 8 में प्लेस करते हुए फाइनल टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें मुझे नजर आ रही है, हमने इन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट टैक्स कलेक्शन को फाइनल डिक्लेयर कर दिया। फाइनल का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं कि इस फाइनल टैक्स वाली इनकम को दूसरी इनकम में क्लब नहीं किया जाता, इसके अगेंस्ट कोई हमें अलाउंसेस नहीं मिलते, डिडक्शंस हमें अलाउ नहीं होती, और सेक्शन 8 में प्लेस तो कर दिया। लेकिन सेक्शन 8 के अंदर जब इसको प्लेस किया तो सेक्शन 8 क्या कहता है? वो कहता है इट शैल बी फाइनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आमतौर पे आपने देखा होगा कि फाइनल टैक्स रिजीम की जितनी भी प्रोविजंस होती है वहां पे ये क्लियरली प्रोवाइड किया जाता है कि चाहे वो 153 ले लें, 148 ले लें, दैट इट शैल बी फाइनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन।
वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी जो फाइनलिटी डिक्लेयर की जाती है वो अगेंस्ट दैट इनकम की जाती है जो ट्रांजैक्शन की वजह से आती है। ये है कि 6 में ये चीज मुझे मिसिंग लग रही है। 6 में उन्होंने ट्रांजैक्शन के ऊपर कटौती को तो फाइनल टैक्स कह दिया, लेकिन अब सवाल है, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं अपनी गुड्स डिलीवर कर रहा हूं मार्केट में, मैं काउंटर की सेल भी कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन अपनी सप्लाई सेल भी कर रहा हूं। अब मेरी सेल के 2 पार्ट बन गए, जो ऑनलाइन हुई वो मेरी नॉर्मल टैक्सेशन में आ गई, जो डिजिटली जो गुड्स डिलीवर की गई और जिसके ऊपर टैक्स कलेक्शन हो गई वो मेरी फाइनल टैक्स में चली गई। अब मैं इसको इस एंगल से देखता हूं, मुझे अपनी रिटर्न बनानी है। जब मैं रिटर्न बनाऊंगा तो मेरी टोटल सेल में से इस टैक्स कलेक्शन वाले पार्ट को मैं फाइनल टैक्स में मेंशन करूंगा, बाकी नॉर्मल में टैक्सेबल में आएगा। नीचे मेरा प्रॉफिट भी एट्रीब्यूट टू फाइनल टैक्स और नॉर्मल टैक्स होना है, एक्सपेंसिव भी अपॉर्शनमेंट होनी है। अब आप जेन में रखिएगा रिटर्न के स्ट्रक्चर को, जिसका पहला कॉलम टोटल, सेकंड कॉलम इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल एंड थर्ड इज द नॉर्मल टैक्सेबल आर्डर। अब यहां पे कोई मुझे ऐसी चीज नहीं नजर आई जिसमें इस पार्ट की जो मेरी टैक्सेबल इनकम बन रही है उसको, उस इनकम के ऊपर उसको फाइनल टैक्स कहा गया हो। जब मैंने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है प्रॉफिट तो 2 हिस्सों में लेके जाना है, तो इसको मैंने रिटर्न में प्लेस कैसे करना है, मुझे इस सेक्शन के अंदर ये चीज नजर नहीं आई। ना ही इसको 169 सेक्शन में प्लेस किया गया, ना ही किसी जगह पे ये प्रोवाइड किया गया कि इट शैल बी फाइनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स। तो ये एक मुझे चीज नजर आई, मैंने राणा साहब से भी डिस्कस किया था, उनकी भी राय ये है कि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है और इस पर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सी बोर्ड एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर जब जारी करेगा तो उसमें होपफुली इस चीज को क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट राजे, अब इसी से रिलेटेड, इसी शिक्षा से रिलेटेड और ये जो हमारी ऑनलाइन तमाम सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज है, गुड्स की डिलीवरी है, इससे रिलेटेड उन्होंने 2A सेक्शन जो है वो 153 में ऐड किया और इसमें उन्होंने प्रेस्क्राइब पर्सन बनाया है उन तमाम कोरियर के इदारों को जो मेरी गुड्स सेल करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से, उनको उन्होंने 153 में प्रेस्क्राइब पर्सन बना दिया और वहां पे उन्होंने उसके लिए विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट भी उन्होंने फाइल करनी है। वो उसका प्रेस्क्राइब पर्सन भी आ गया, वो विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे। करेंगे क्या, वो मेरी गुड्स के अगेंस्ट जब वो डिलीवर करेंगे तो वहां से जो पेमेंट आएगी उसमें से वो मेरा टैक्स काट के बकाया मुझे रेमिट कर देंगे और वो टैक्स मेरे नाम का जमा हो जाएगा और वो टैक्स फाइनल हो जाएगा। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि टैक्स का रेट तो है 1% एंड 2%। अब सेक्शन 111 का सब सेक्शन 4 उसमें एक और चीज प्रोवाइडेड है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा बन जाती है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट भी लगाने हैं। अब यहाँ पे मैंने टैक्सेबल इनकम के उस पार्ट को क्रेडिट लेना है और वो अगर मेरा इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा बन जाता है तो मेरे ऊपर एक शर्त ऑडिटेड अकाउंट्स वाली भी आ जाएगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। 153 विदहोल्डिंग आ गया। आगे नेक्स्ट बेटा, इसमें क्लास M और N जो 153 के सब सेक्शन 7 में इंसर्ट की गई और उन्होंने उन पेमेंट इंटरमीडिएटरी को और कोरियर सर्विस वालों को प्रेस्क्राइब पर्सन डिफाइन कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग और नीचे कोरियर सर्विस को भी अलग डिफाइन किया, पेमेंट इंटरमीडिएटरी को भी अलग डिफाइन कर दिया। ये आप उसको देख लेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जाता। नेक्स्ट 165C, इसमें उन्होंने इस कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली एक नया सेक्शन इंसर्ट किया और उसमें उन्होंने मोड ऑफ फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन प्लेट जो स्टेटमेंट फाइल करनी है विदहोल्डिंग की, उसका पूरा प्रोसीजर डिफाइन कर दिया कि जो जितने कोरियर सर्विस वाले या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो कॉल करेंगे इस कैटेगरी में, उन्होंने 165C की स्टेटमेंट ऑफ विदहोल्डिंग कैसे फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, उसके पर्टिकुलर क्या होंगे, ये उन्होंने चारों इसमें 4 क्लासेस में डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, ये उसी का पार्ट है 203 165C का। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट 4AB में आई है, इसमें उन्होंने सैलरी इनकम वालों के लिए एक और रियायत की है कि वो सैलरी इनकम वाले को जो 4C का जो टैक्स है वो उनका रेट जो है वो 10% की बजाय उन पर 9% अप्लाई होगा। जो उन्होंने मेहरबानी अपने पे कर ली हमारे साथ, नहीं अपने सैलरी इनकम क्लास के लिए। नेक्स्ट रेट ऑफ सुपर टैक्स है, इसमें जो रेट 2025 तक थे उसमें पॉइंट मोस्टली कैटेगरीज में 0.5% की रिडक्शन की है फॉर टैक्स ईयर 2026। क्लास 104A सेकंड शेड्यूल,
इसमें एक और अमेंडमेंट इसमें ये आई है 104A जो है नई क्लास उसमें इंसर्ट की गई है और इसमें सुपर टैक्स से रिलेटेड उन्होंने 4C से रिलेटेड उन्होंने एक चीज प्रोवाइड की है कि ये जो 4C है ये उस गेन ऐसा गेन जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी की सेल के अगेंस्ट आता हो जो कि उस टैक्स पेयर के जाती इस्तेमाल में रही हो लास्ट 15 ईयर तक उसकी जाती इस्तेमाल उसकी जो ऑनरशिप जो है उसकी लास्ट वेल्थ स्टेटमेंट 116 में 15 साल की स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर होती रही हो और उसके प्रोफाइल में उस प्रॉपर्टी का एड्रेस एज रेजिडेंशियल एड्रेस अपीयर होता रहा हो और ये जो कंसेशन टैक्स क्रेडिट जो 104A के तहत उसका गेन से एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है किसी ऐसी प्रॉपर्टी को उसकी जो लिए ये 15 साल में एक दफा मिलेगी। अब सवाल ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी रियायत दी है लेकिन पंजाबी कहते हैं मेंगना पाके अब 15 साल तक उस प्रॉपर्टी की मलकियत में होना जरूरी है 15 साल तक उसकी डिक्लेरेशन जरूरी है 15 उसका वो रेजिडेंशियल एड्रेस भी अपीयर होता हो और एक दफा 15 साल में एक दफा ये रियायत मिलेगी। अब हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है अब मैं एक घर में रह रहा हूँ मेरे वालिद के नाम पे है वालिद की डेथ के बाद वो मेरा हुआ मेरी ऑनरशिप तो बनी बाद में रिहाइश मेरी वहाँ 40 साल से है तो मैं तो इस बेनिफिट से मुझे तो मेरी नज़र में यह बेनिफिट मुझे तो नहीं मिलता तो उस तरह की और जिसने पहले कभी टैक्स पेयर बना ही नहीं है तो वो पहले 15 साल इंतजार करे फिर प्रॉपर्टी सेल करे। बड़ी मेहरबानी इनकी इस तरह के रिलीफ हमें देते हैं इस तरह के गेन से माफी दिया शुक्रिया इनका। आगे चले सेक्शन 12 में एक और इन्होंने जो की है बात पेंशन इनकम से रिलेटेड। अब पेंशन को नॉर्मली पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में हमें स्टेट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड थी क्लॉज 8 में और क्लॉज 9 की सब क्लॉज 1 के तहत जो भी पेंशन किसी बंदे को मिलती थी वो स्टेट एग्जम्पशन में चली जाती थी। अब इन्होंने वो क्लॉजेज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल की ओमिट कर दी और सेक्शन 12 के अंदर पेंशन को प्लेस कर दिया गया और साथ ये मेंशन कर दिया गया कि ये एक किस्म का सेपरेट ब्लॉक बना दिया कि अब अगर किसी भी बंदे की पेंशन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी 1 करोड़ रुपए तक जीरो रेट उसका रहेगा और 1 करोड़ से ऊपर होगी तो वो 5% टैक्स पे करेगा। ये एक सेपरेट ब्लॉक हो गया। अब ये सैलरी में क्लब नहीं होगा। जेल में रखिए कि सेक्शन 12 के मुताबिक पेंशन इनकम इज पार्ट ऑफ सैलरी और इसकी एग्जम्पशन प्रोवाइडेड थी पार्ट 1 क्लॉज सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में क्लॉज 8 और क्लॉज 9 की सब क्लॉज 1 में। अब वहां से ओमिट होके ये सेक्शन 12 में प्लेस हो गया लेकिन साथ इसको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई कि 1 करोड़ रुपए तक की पेंशन जो है वहां पे कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं होगा 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो वो टैक्स लगेगा। जी हाँ इसमें एक और भी चीज है और ये जो रियायत है ये रियायत 70 ईयर से ऊपर एज वालों को मिलेगी। जो 70 ईयर से कम है उनकी वो पेंशन सैलरी इनकम का हिस्सा बन के सैलरी इनकम के रेटों से ही टैक्स हो। आगे चलिए ये सैलरी के रेट ऑफ टैक्स है इन्होंने रेट ऑफ टैक्स सैलरी इनकम के अच्छे रीजनेबल रिड्यूस किया अच्छी बात है। मेरा हमेशा एक चीज का इख्तलाफ रहा या मेरा एक गिला रहा अपनी हुकूमत से यार आप लोग क्यों एक चीज को तय करके बैठे हैं कि सैलरी क्लास ईमानदार है बिजनेस क्लास सारे चोर है। अब सैलरी के रेट की अगर आप रेट देखें तो वो मैक्सिमम 35% तक जा रहा है एज अगेंस्ट बिजनेस इनकम। यार बिजनेस इनकम सारे चोर नहीं है यार। बिजनेस इनकम को आप ऑलमोस्ट 50% तक ले गए 45% स्टेट हो गया उसके ऊपर आपने सरचार्ज भी लगा दिया उसके ऊपर आपने सुपर टैक्स भी लगा दिया। तो यानी कि हमने तय कर लिया है कि हमने बिजनेसमैन की चोरी खत्म नहीं करनी वो चोरी कर रहे हैं उनको चोरी करने देनी है हर टैक्स के नाम से वापस ले लेंगे हम। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। अगर गवर्नमेंट खुद बिजनेसमैन को चोर तस्वुर करके या एक्सेप्ट करके बैठी हुई है कहते हैं ना कि जब आप एक बंदे को आपको गलत कहते जाए एक वक्त आता है वो बंदे को खुद एहसास होता है कि शायद वाकई मैं गलत ही हूँ और फिर अगर मैं गलत हूँ तो फिर गलत ही सही। तो फिर इन हालात में बिजनेसमैन जो है वो टैक्स बचाने की कोशिश नहीं करेगा तो और क्या करेगा। हमें देखना चाहिए इस पर सोचना चाहिए। पीछे आना बेटा पीछे आना। ये क्या था पेंशन ये वो पेंशन वाले रेट जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके आगे आ जाए।
आगे सेक्शन जिसका बड़ा चर्चा है और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि जी 21 सेक्शन की अमेंडमेंट जो हैं इसका क्या बनेगा। सेक्शन 21 में क्लॉज यू जो है इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड और यहाँ पे एक नई चीज प्रोवाइड की गई है कि एनी पर्सन who is making purchases from a person who is not holder of national tax number, उसकी परचेजेस का 10% जो है ये उसकी एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू परचेजेस 10% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। दिन में रखिए 21 में ऑलरेडी हमारे पास डिसअलाउंसेस में परचेज विद रिगार्ड टू डेबिट साइड परचेज 21C मौजूद है, 21L मौजूद है, 21M मौजूद है, 174 मौजूद है। अब एक और हमने वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि अब एक और हमने मोड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बना लिया, वो है सेक्शन क्यों, और हमें पाबंद कर दिया गया टैक्स पेयर को कि आपने कोई भी परचेज अगर ऐसे बंदे से की जो कि होल्डर ऑफ नेशनल टैक्स नंबर नहीं होगा तो आपकी परचेज के एट्रीब्यूटेबल 10% ऑफ एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। ये कैसे डिसअलाउ होंगे? मैंने 100 रुपए की परचेज के अगेंस्ट मेरे खर्चे भी तो आए हैं ना, मैंने उन खर्चों को भी तो अकाउंट फॉर करना है, तो वो जो टोटल मेरा बनेगा उसका 10% मेरा डिसअलाउंस में आ जाएगा, परचेज एड बैक हो जाएगी इन माई टैक्सेबल इनकम और उसमें टैक्स लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है? यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाई कि आपका जो सेलर है जिससे आप परचेज करने जा रहे हैं ही मस्ट बी एन एक्टिव टैक्स पेयर, ही मस्ट बी अ फाइलर, ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड एंटी एंड होल्डर। यहाँ पे लिखा है सिंपली होल्डर ऑफ नेशनल टैक्स नंबर। अब सेक्शन अगर हम 181 देखें तो सेक्शन 81 के सबसेक्शन 4 में ये एक चीज प्रोवाइडेड है कि फ्रॉम टैक्स ईयर 2015 ऑनवर्ड नेशनल टैक्स नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज अ CNIC नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज अ नेशनल टैक्स नंबर। तब एक बंदा जो टैक्स गुजार नहीं है, फाइलर नहीं है, बट होल्डर ऑफ CNIC तो है ना। अब ऐसे बंदे से अगर मैं इंडिविजुअल से परचेज करता हूँ तो इस लॉ के मुताबिक तो मैंने सिर्फ शरारती कार्ड नंबर उसका देना है, तो वो मेरे ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगी। ये इंटेंट नहीं हो सकती लॉ मेकर की, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द वर्ड इज पुअर, क्योंकि नेशनल होल्डर ऑफ नेशनल टैक्स नंबर में जब हम AOP की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, तो उनका एक नंबर होता है जो रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है। CNIC के लिए रजिस्ट्रेशन जो जरूरी नहीं है। तो जहां पे ये ड्राफ्टिंग में मेरा ख्याल है सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज 10% हमें उसका एड बैक हो जाएगा। और इसमें बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो इसमें जिन कैटेगरीज को चाहे डाल ले, जिनको चाहे वो निकाल ले। आगे आगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज आर सेक्शन 21, इट इज अ न्यू क्लॉज। पहले मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, सेक्शन 21 डिसअलाउंसेस, इस क्लास से पहले तक सेक्शन 21 में सिर्फ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट्स वो टैग होती थी। अब उन्होंने क्रेडिट साइड को भी कैप्चर कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ डिसअलाउंसेस। अब हमारी सेल को भी लिया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ डिसअलाउंसेस। वेरी गुड, ठीक है, काम ना करने दें। 21 सेक्शन क्या ऐसे ही अप्लाई होता है? एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 21 का स्टार्ट कहां से हो रहा है? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, क्योंकि इट इज अ सेटल लॉ के लॉ के अंदर यूज किया गया ईच एंड एवरी वर्ड हैज सम सेंसिटिव, उसके को मायने हैं, उसके को मतलब है। तो अगर सेक्शन 21 का स्टार्ट जो है वो हो रहा है विद द वर्ड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, तो इसका मतलब है कि सेक्शन 21 इज नॉट टू बी अप्लाइड अलोन, इसको हमने लिंक करना है दूसरे सेक्शन को साथ रख के चलना है। अब सेक्शन 20 कहता है मुझे जितने बिजनेस एक्सपेंसेस है वो लाओ नहीं है। सेक्शन 21 के बाद उसके बाद मैंने ये साबित करना है कि मेरे जो एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूँ ये मेरे बिजनेस एक्सपेंस हैं।
ट्रांजैक्शन की जेन्युइन होना, उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करना इज द मेन रिक्वायरमेंट। अगर मेरी एक ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है जो सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सपोर्टेड विद रिकॉर्ड है, तो क्या उसको सिर्फ इस वजह से डिसअलाउ कर दिया जाए कि मैंने 21 की कोई कंडीशन पूरी नहीं की? तो फिर अगर ऐसा करना है तो फिर वो अल्फाज जो है वो बेमानी हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अगर ऐसी ही सोच होती तो फिर इसके लिए तो बेहतर ये है कि मैं एक्स पार्टी फैसला करा लूं, क्योंकि मेरी जितने डिफॉल्ट 21 में प्रोवाइडेड है, इन्होंने कब कैटर होना है, इन्होंने कब रिकॉर्ड का हिस्सा बनना है, जब मैंने अपना रिकॉर्ड पेश करना है। मैं अगर रिकॉर्ड पेश ही नहीं करता तो ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने 21L की कोई कंडीशन पूरी की है कि नहीं की, 21M की है कि नहीं की, 21C मेरे ऊपर अटैक करता है कि नहीं करता? तो फिर इसका मतलब है तब क्या करेगा? तब सेक्शन 174 भी हमारे रेस्क्यू के लिए है, और 174 की जो लास्ट है जहां पे वो कहते हैं फेल टू प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहां पे एक आखिरी कंडीशन एक और भी है, आर सब्जेक्ट गिविंग राइज टू द क्लेम। तो अफसर ने ये तो देखना है कि यार ये ट्रांजैक्शन, ये इनकम अर्न करने के लिए इस परचेज के सेल के अगेंस्ट इतनी परचेज भी रिक्वायर्ड है, इतने खर्चे भी रिक्वायर्ड है, और ये इसने रिटर्न में क्लेम किए हुए हैं। इसलिए सेक्शन 21 के हवाले से हमें थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है कि हम क्या आंखें बंद करके उसी पैटर्न पे चलते जाएंगे कि जी स्टेट में डिफॉल्ट हो गया तो खत्म होगी बात। हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अब आ जाए सेक्शन आर, जो इसमें जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, वो कहते हैं कि जी अगर आपकी providing that 50% of the expenditure claimed in respect of sale where the taxpayer received payment exceeding more than 200,000 rupees otherwise than through a banking channel or digital means against a single invoice containing one or more than one transaction of supply of goods or provision of services shall be disallowed। अब पहली बात तो यह है कि 2 लाख रुपए की सेल आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में 2025 में 2 लाख की सेल वैल्यू को मैटर करती है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, 55-60 लाख हमारे सिर्फ अभी तक टैक्स गुजार है इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में तो बहुत थोड़े हैं, इससे भी कम है। क्या बाकी सब लोग काम नहीं कर रहे? तो सेक्शन 21 हर बंदे पे अप्लाई करता है, जो एक मोहल्ले में एक परचून की दुकान खोल के बैठा है उस पर भी अप्लाई करता है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप नहीं चाहते लोग काम करें, आप नहीं चाहते, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करता, इस पे सेक्शन 21 पे खोखे वाले पे भी अप्लाई कर रहा है, एक छोटे से मैन्युफैक्चरर पे भी अप्लाई कर रहा है, एक ट्रेडर पे भी, होलसेलर पे, मिल ओनर पे भी अप्लाई कर रहा है। यार लिमिट आप 2 लाख रख रहे हैं। आज एक फैक्ट्री का, मेरी एक मशीन का एक पुर्जा जो है वो खराब हो जाता है, मेरी मशीन रुक गई, अब मैं ब्रांडो तो जाता हूँ पुर्जा लेने, वो कहता है 3 लाख रुपया वैल्यू है, तो मैं क्या कहूँ भाई बैंकिंग चैनल दो मुझे, मैंने पेमेंट करनी है, या मुझसे क्रॉस चेक ले लो, वो कहेगा भाई क्रॉस चेक दे जाओ, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो पुर्जा ले जाना। ग्राउंड रियलिटीज को खुदा का वास्ता ग्राउंड रियलिटीज देख ले, ये वैल्यू को मैटर करती है। 2 लाख की सेल आप खत्म, वैसे लोगों को कहेंगे जी आप इसको खत्म कर दें, सेल ही ना करें। और मैं ये कहता हूं आप इतनी हटले, जितनी भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा ले, आप क्या आप इस तरह से चोरी पकड़ लेंगे? क्या चोरी कम हो जाएगी? अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की पोजीशन में नहीं हूं, व्हाट आई विल डू? मैं फैक्ट्री बंद तो नहीं कर दूंगा, मैं आउट ऑफ बुक चला जाऊंगा। मैं पहले अगर कम चोरी कर रहा हूं, बाद में मैं ज्यादा शुरू कर दूंगा। क्यों भाई? मैंने माल तो सेल करना है ना। मुझे अब फेल टू अंडरस्टैंड हमारी पॉलिसी मेकर, हमारे गवर्नमेंट इस चीज को क्यों रियलाइज नहीं करती कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया का निजाम देख ले, यूरोप का निजाम देख ले, अमेरिका का निजाम देख ले, वहां का लिटरेसी रेट तो देख ले। आप सबको ऑनलाइन की तरफ ले गए हैं, जो भी QR कोड की भी बात की है। कितने बंदे हैं जिनको ऑनलाइन इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना आता है? मैं 38 साल से वकालत कर रहा हूं, मुझे नहीं आता। तो एक आम मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा एक बंदे से जो एक दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ है, तो वो जो सारी चीजों को बड़ा ऐसे तरीके से जानता है, और वो अब सारा काम कंप्यूटर पे ही करेगा और कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस ही देगा। कुछ ग्राउंड रियलिटीज को देखने की जरूरत है। टैक्स लेना है तो टैक्स ले,
लेकिन उसके बदले आप टैक्स पेयर को फैसिलिटेट तो करें। अब गिची पे नो रख के आप उसे कहें तू बस टैक्स देगा तो क्या होगा? आगे हमारे कितने बड़े ग्रुप जो है पाकिस्तान छोड़ के चले गए, मजीद चले जाएंगे। हम रातों रात अपनी कौम का मिजाज नहीं चेंज कर सकते। इसमें अब नई बात आती है कि इसका रेस्क्यू क्या है। एक चीज तो ये है कि ये सब पे लगता है और 2 लाख की लिमिट बहुत होगी। सेकेंडली इसमें कंडीशन है कि सिंगल इनवाइस 2 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 5 लाख की सेल की है तो मैं 3 इनवाइस से काट दूंगा। लाइक अनलाइक सेल टैक्स वहां पे की करा मैं नहीं बोलता। अनलाइक 73 वहां पे 50,000 की लिमिट है इन एग्रीगेट। यहाँ पे कोई एग्रीगेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे किसी पीरियड को नहीं किया गया कि विद इन अ मंथ है या विद इन अ टैक्स ईयर है या सिंगल पार्टी की बात हो रही है। तो इसलिए फिर यही करेंगे ना कि हम 5 लाख रुपए आया, तीन अब वैसे काट देंगे कि उससे निकल गया। अब इससे आगे एक और रेस्क्यू है हमारे पास। 21/8 से रेस्क्यू के लिए उन्होंने कहा कि जी आपकी पेमेंट जो है ये इसके लिए 2 मोड प्रोवाइड किए गए, एक बैंकिंग चैनल और दूसरा जो है डिजिटल मीन्स। बैंकिंग चैनल से हो जाए और डिजिटल मीन्स हो जाए। इसका मतलब ये ध्यान में रखिए कि ये 2 डिफरेंट पार्ट है। बैंकिंग चैनल इज समथिंग डिफरेंट एंड पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन इज डिफरेंट। बैंकिंग चैनल इज नॉट डिफाइंड अंडर द ऑर्डिनेंस बट डिजिटल मीन दैट हैज बीन डिफाइंड। ये क्लास 17B है। इसमें डिजिटल मीन के थ्रू की जाने वाली पेमेंट जो है ये डिफाइन की गई है। इसमें एक मोड प्रोवाइड है जिसपे गौरतलब है ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आर फैसिलिटीज। अब एक तो वो हो गया कि जो आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली गई, आपका जायज कैश है दूसरे जायज कैश में चली गई, आपका इजी पैसा है दूसरे इजी पैसे या ऑनलाइन ट्रांसफर के और जिस तरह भी आपके अकाउंट टू अकाउंट चली। यहाँ पे डिजिटल मीन में जो एक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक कंडीशन है यह ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फैसिलिटीज। अब ओवर द काउंटर से क्या मुराद है? मेरी नज़र में मेरा एक डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एक बायर है, उसने मेरे अकाउंट में पेमेंट भेज दिया। वो दूसरे आउट स्टेशन का है, वो बैंक में जाता है, बैंक में जाके वो कैश देता है और वो कहता है जी ये ताई बट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब मुझे वो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल आ रही, उसने ओवर द काउंटर वो फैसिलिटी अवेल की है। तो क्या ये डिजिटल मीन की पेमेंट गिनी जाएगी? क्या ये इस कंडीशन से मुझे रेस्क्यू मिलता है? ये गौरतलब है। इस पे अब वो बोर्ड का जब सर्कुलर आएगा तो हमें कुछ चीजें वाज़ेह होंगी कि वो इसमें करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत छेती है यार। आगे चलो। सेक्शन 22 में सेक्शन 22 में एक अमेंडमेंट है, एक प्रोवाइजो ऐड किया गया कि अगर आप कोई न्यू एसेट परचेज करते हैं, अगर आपने एसेट की परचेज के वक्त उसका टैक्स नहीं काटा तो आपको उस एसेट से रिलेटेड जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ज़हन में रखिए इनिशियल अलाउंस है, डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं मिलेगा। आगे सेक्शन 24 में इंटेंजिबल जो इंटेंजिबल के हमारी जो लाइफ थी पहले 25 ईयर तक हो सकती थी, अब उसको रिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने 15 साल कर दिया। 39 में उन्होंने क्रॉस चेक से जरिए गिफ्ट लोन एडवांस, जैसे आप जानते हैं 39 के जरिए गिफ्ट लोन एडवांस मस्ट भी थ्रू बैंकिंग चैनल, क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल वगैरह। अब उन्होंने इसमें एक और चीज ऐड कर दिया कि थ्रू डिजिटल मीन भी अगर आपको कोई गिफ्ट लोन एडवांस मिल जाता है तो वो भी वैलिड होगा। 56 में लॉस जो है, अब पहले प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट पहले बिजनेस लॉस एडजस्ट होता था, अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब लॉस नहीं मिलेगा। 59B में ग्रुप कंपनीज में उन्होंने कहा कि ग्रुप कंपनीज में से अगर कोई यूनिट ऐसा है जो उसकी टैक्सेशन नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन जो प्रोवाइड है जो 29% है कंपनीज के केस में, अगर उसके नॉर्मल रेट के अलावा कोई और नहीं लगते और टैक्सेशन किसी और जैसे फाइनल टैक्स हो रहा है तो वो ग्रुप कंपनीज की कॉमन टैक्सेबल इनकम में वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। नेक्स्ट 63 टैक्स के ये एक नया उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है
कि जी टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट पेड ऑन लो कॉस्ट। अब गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको कर्जे देंगे, उन कर्जों से आप लो कॉस्ट हाउस बनेंगे, और जो भी ये बंदा कर्जा लेगा और घर बनाएगा तो उसको हम उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट देंगे। बड़ी मेहरबानी इनकी, और इसकी कंडीशनें भी उन्होंने साथ इसके वो लगा दिया, फार्मूला भी बता दिया, और इसका वो उन्होंने वो बता दिया प्रोसीजर भी कि वो क्रेडिट किस हद तक मिलेगा। नेक्स्ट, माइनिंग प्रोजेक्टिंग सीन में पहले ये क्लास 65 एक्ट थी, ये भी टैक्स क्रेडिट से डील करती है। एक्चुअली पहली जो क्लास एग्जिस्ट कर रही थी उसमें इनकम का कोई रेफरेंस नहीं था, अभी इन्होंने अमेंडमेंट करके उसमें इनकम के साथ लिंक कर दिया। नेक्स्ट 75A डिजिटल मीन्स, ये 75A में डिजिटल मीन उन्होंने जो है उसको किया परचेज ऑफ एसेट जो है 75A में कि कोई भी एसेट आपने परचेज करना, गाड़ी है या प्रॉपर्टी है, तो वो आपने थ्रू एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर जाएंगे तो वो डिजिटल क्रॉस बैंकिंग चैनल या होगा, वहां पे भी उन्होंने डिजिटल मीन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। 100C में एक इंपॉर्टेंट चीज आई है। 100C में हमारा जो पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 के दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो कैटेगरीज एंटिटीज प्रोवाइड स्पेसिफाइड थी उनको स्टेट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड थी, जबकि पार्ट 2 वाली जो कैटेगरीज में जो पर्सन प्लेस थे उनके लिए 100C की कंडीशन पूरी करना जरूरी था। अब उन्होंने वो जो दो पार्ट थे सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के, उनको खत्म करके एक पार्ट कर दिया, और जो पार्ट 1 में जो प्लेस थे एंटिटीज जिनको स्टेट एग्जम्पशन थी, अब वो वहां से उठा के उन्होंने क्लास 57 में उनको एड अप कर दिया। 57 आज भी स्टेट एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रही है। अब पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के जो दो पार्ट खत्म होने के बाद जो कैटेगरीज वहां पे प्लेस हुई हैं या फर्दर ऐड हो गई हैं, उन सब के लिए 100C की शर्तें पूरी करना लाजम हो गया। अब 100C की शर्तें ध्यान में रखिए कि ये एक नया प्रोसीजर पिछले 3-4 साल से आ गया कि उन इदारों की रजिस्ट्रेशन नए सिरे से होनी है, और पूरी एजेंसीज की रिपोर्टें 4-4, 5-5 एजेंसियों की रिपोर्टों के बाद वो एंटाइटलमेंट की तरफ तक पहुंचेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट थे उनका क्या बनेगा, आई डोंट नो। 113 में जो है जो हमें टैक्स क्रेडिट मिलता था 113(1)(c) में कि अगर वो मेरा टर्नओवर टैक्स ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम का टैक्स कम है, तो मैं पहले 3 साल तक उस टैक्स को एडजस्ट कर सकता था, अब 2 साल कर दिया। 114(c) में नया सेक्शन आया है कि अगर कोई बंदा एलिजिबल और इनएलिजिबल, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज है डाल दिया है कि अब कोई भी इनएलिजिबल बंदा जो है वो प्रॉपर्टी एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर नहीं खरीद सकता, गाड़ी एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर नहीं खरीद सकता, किसी बैंक में अकाउंट सर्टेन वैल्यू पे नहीं बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, और बैंक से एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर विड्रॉवल नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने 100C एक नया सेक्शन डाला। मोटर व्हीकल के लिए 7 मिलियन की लिमिट रखी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 100 मिलियन की, और बैंक अकाउंट जो है वो जो इनएलिजिबल बंदा है वो 50 मिलियन तक का बैंक अकाउंट वो उसके लिए लिमिट लगा दी। और उसके अलावा ये कह दिया, एक और चीज है कि ये जो इसकी 3-4 क्लासेस 100C की है, 4 कंडीशनें उन्होंने डाली कि 4 कंडीशनों में जिसमें गाड़ी की परचेज, प्रॉपर्टी की परचेज, बैंक ओपनिंग और कैश विड्रॉवल। कैश क्लॉज डी जो है कैश विड्रॉवल के लिए उन्होंने कहा कि जी ये जो ऊपर वाली तीनों क्लासेज हैं ये नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगी, लेकिन डी के लिए करेंगी। अब एक नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में गाड़ी खरीद सकता है, वो एलिजिबल होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एलिजिबल होगा, बैंक अकाउंट खोल एलिजिबल होगा। कैश विड्रॉवल अगर वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करना चाहेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो एलिजिबल की कैटेगरी में आता नहीं है। एलिजिबल कौन है? जो रिटर्न फाइल करेंगे, जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, और जो अपने इन्वेस्टमेंट से पहले सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे। अब एलिजिबल के लिए वो बंदे जो प्रीवियसली रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते आ रहे हैं, स्ट्रेट अवे वो कोई भी एसेट परचेज करना चाहेंगे, उनकी पिछली वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सोर्सेज होना जरूरी है। लेकिन साथ ही एक और चीज भी इन्होंने प्रोवाइड की है कि अगर मेरे पास 30 जून 24 की वेल्थ स्टेटमेंट में सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर्ड है, मैं 2025 जिसकी अभी या 26 चले जाए 26 की रिटर्न जिसमें मैं अभी रिटर्न अभी नहीं फाइल हुई, मैं 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो पिछले रिकॉर्ड में मुझे 1 करोड़ मैं प्रूव कर पा रहा हूँ। फर्दर 1 करोड़ जो मैंने इस साल में जनरेट किया है उसके लिए मैं एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है अलहदा फाइल करूंगा जब वो नोटिफाई करने जा रहे हैं।
वो बैंक स्टेटमेंट से हटके हो। प्रॉपर्टी की 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पहले मैं वो एक स्टेटमेंट फाइल करूंगा विद द बोर्ड ऑनलाइन IRI सिस्टम पे, जिसमें मैं बताऊंगा ये 1 करोड़ मेरे पास पहला था, 1 करोड़ के मेरे ये सोर्स ही नए जनरेट हुए हैं और अब मैं ये 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। साथ ये भी शर्त लगा दी कि अगर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपका उसका 130% आपके पास वो मौजूद होने चाहिए, जिसमें उन्होंने कैश भी बाकी जो लिक्विड मेरे इमूवेबल एसेट उनको भी बीच में हिस्सा बना दिया। आगे चल बेटा, आगे सेक्शन 120 यहाँ पे सेक्शन 2A है जो ये प्रोवाइड करता है कि आपकी जो सेक्शन 120 के तहत असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटी टू हैव बीन इशूड है, ये उस वक्त मुकम्मल होगा जब 2A के अंदर आपकी एक तमाम डिक्लेरेशन के वाले से मैक्सिमम पॉसिबल वेरिफिकेशन हो जाएंगी, तो फिर ये आपका वो ऑर्डर पूरा होगा। ध्यान में रखें 2A को आज भी ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि 2A के अंदर जो प्रोवाइडेड है 4th प्रोवाइजो में कि इसका ऑपरेशन तब स्टार्ट होगा जब बोर्ड इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगा। लेकिन इसमें इन्होंने अभी भी एक अमेंडमेंट भी कर दी, अगर से वो नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं आया, लेकिन अमेंडमेंट करके कि वो आपकी जो रिटर्न फाइल करेंगे आपकी वो डीम होगा only to the extent of that information, that data which is depicted in the return. मतलब it would not be 100% order. बाकी वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वो सारा कुछ होगा। अब सवाल ये है कि ये काफी साल पुरानी प्रोविजन इसमें इंसर्ट हुआ है, काफी साल पहले की आई है, लेकिन इसमें अभी तक इसको ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए नहीं किया गया कि हमारे सरकारी इदारे वो डाटा ऑनलाइन सिस्टम में डालने योग्य है ही नहीं। इसमें चेक क्या करना है? मैंने विदहोल्डिंग क्लेम की, सिस्टम ने विदहोल्डिंग मेरी वेरीफाई करनी। अब जितने सरकारी इदारे हैं जो टैक्स रिजल्ट करते हैं उनका डाटा तो मेरे FPR पोर्टल पे आता ही नहीं, मेरी मोबाइल कंपनियों का नहीं आता। इवन जजेस की तरह है जो एक ऑफिस से रिलीज होती है उनका डाटा उनको CPR नहीं मिलते। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के जो टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिसीव पे करता है उनका मेरा अलग CPR चाहिए, नहीं मिलता। तो ये वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कैसे कर रहे हैं लोग? तो क्योंकि ये इनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मसला है इसमें, इसलिए इसका ऑपरेशन सस्पेंड है और ये अल्लाह ने चाहा तो अपनी सस्पेंड नहीं देगा। 122 में वही बात है, वो डिजाइन भाई ने भी अपनी लिमिट बता दो, साथी कह रहे हैं ठीक है। पहले वो 180 डेज की लिमिट थी, 122 नोटिस रोका जाने के बाद अब उसको 1 ईयर कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल है। इससे पहले अगर किसी शो का नोटिस का 180 डेज का टाइम लैप्स हो चुका होगा तो ये एक्सटेंशन उसमें अप्लाई नहीं करेगा, वो पुरानी लिमिटेशन के साथ चलेगा, क्योंकि वो एक राइट अप्रूव हो चुका है बिफोर दिस अमेंडमेंट। आगे 124 में ये 124 में अपील इफेक्ट के हवाले से अगर मैंने कोई अपील फाइल की है और अपील के अंदर ऑफिसर का ऑर्डर मेंटेन हो गया है, देन देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अपील इफेक्ट ऑर्डर। लेकिन अगर कमिश्नर अपील ने या ट्रिब्यूनल ने या हाई कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर अमेंड हुआ है तो फिर ऑफिसर के लिए लाजिम है कि वो उस अमेंडमेंट के बाद एक अपील इफेक्ट ऑर्डर जारी करेगा, और जब तक वो अमेंडमेंट और अपील इफेक्ट ऑर्डर जारी नहीं होता वो रिकवरी नहीं हो सकती। ये बात नहीं करेगी क्योंकि उसने मेरी टैक्स पेबल रीडिटरमाइन करना। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव है कि अब ऑफिसर को अपील इफेक्ट का ऑर्डर जहाँ पे अमेंडमेंट हुई है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन हुई है अगर, तो उसका अपील इफेक्ट का ऑर्डर देना पड़ेगा, इसे प्रोवाइड किया। आगे 126 है, शुक्र है अल्लाह इनको ख्याल तो है कि हमने वो पीछे जो वो क्या कर दिया। और देख में रखिए ये जो 126 है वो बीट हुआ है, ये आपके मेरे कहने पे नहीं हुआ, ये हाईकोर्ट के जजेस के कहने पर हुआ। और इन्हें उसे इसके साथ जो रिटे फाइल हुई थी वह जजेस के डॉक्यूमेंट्स आए थे और इनको एहसास हो गया था कि ये उधर नहीं है पुरनियत, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि उधर से टाइम हो जाए पहले इसको वापस कर लेते हैं। मतलब तो रिला एटलीस्ट 3 फॉरम मुझे दोबारा फिर अपील के प्रोवाइड हो गया, मैं कमिश्नर अपील ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट भी आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ तक खत्म हो गया। ये भी देखने रखिएगा। साथ एक इन्होंने वो भी ऑप्शन दे दी कि अगर मैं कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकता, जान पट्टी साहब मेरे दोस्त है, तो मैं प्रेफर के मैं कमिश्नर साहब के पास में जाऊँ, मैं पट्टी साहब के पास केस तो मारूँ यार, कमिश्नर रिलीफ नहीं देंगे, मेरा सुन तो ले लेना यार, ये मुझे पता है, ये भी मुझे देंगे अगर नहीं बनता तो।
लेकिन मेरी अपील सुन लेंगे। सही बात है, भट्टी साहब ने तो अब क्या करेंगे? इसी तरह सर 131 या 130 की रेफरेंस जो है वो के बाद हो गया। ध्यान में रखिएगा कि टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दी गया है कि वो चाहे तो कमिश्नर अपील के पास कर ले या डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर ले। दोनों के लिए पीरियड लिमिटेशन 30 डेज है। ट्राइब्यूनल में कमिश्नर अपील के खिलाफ जाना है तब भी 30 डेज है। अफसर के खिलाफ फैसले के खिलाफ डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में जाना है तब भी 30 डेज है। हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए 60 डेज हो गया, तो पहले 30। 134 है, इसमें वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने एसओपी के वाले से बात की है कि वो मैटर जो उधर चला गया, आगे चलेगा। बताइए 138 में रिकवरी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। 138 एंड 140 ये दो, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मिसयूज होता रहा है पास। अब ये उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव, आई रियली अप्रिशिएट। उन्होंने कहा कि जब 138 या 140 का ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक एटलीस्ट 3 फोरम से डिस्प्यूट का फैसला टैक्स पेयर के अगेंस्ट ना हो जाए। अब 3 फोरम, कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट। अगर तीनों से खत्म हो गया, तीनों से वो टैक्स पेयर हार गया है, तो फिर इमीडिएट रिकवरी। लेकिन जब तक तीनों फॉर्म में केस चल रहा है, लिमिटेशन नहीं गुजरी, तब तक के 138 की और 140 की प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जाएगी। 148 में जहाँ पे उन्होंने एक वही बात आ गई थी कि वो डिजिटल प्रेजेंट, 148 में उन्होंने एक और चीज की है, एक और नया इस साल में आपने देखा होगा, एक आया है डिजिटल प्रेजेंट प्रोसीड लेवी एक्ट 2025। वो भी इसका नाम टैक्स के साथ नया पास हुआ है। वहां पे भी एक टैक्स चार्ज किया गया 5% के रेट के साथ, और उस ये प्रोवाइड कर दिया गया 148 में कि अगर किसी बंदे ने उस एक्ट के तहत 5% टैक्स पे कर दिया है तो वो 148 की प्रोविजन जो है विद होल्डिंग की हद तक वो अप्लाई नहीं करेगी। आगे चलो यार 149 में वो पेंशन वाली वो विद होल्डिंग की आ गई, वो पेंशन अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसने विद होल्डिंग उसकी भी कर दी। नेक्स्ट 158 में गेन अराइजिंग ऑन टैक्स ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज, जहाँ पे भी उन्होंने जो सर्टेन सिक्योरिटीज के ऊपर जो गेन है उसकी वो टैक्स रिडक्शन के लिए एक नया सेक्शन 151A जो है वो प्रोवाइड किया है। इसका तकरीर का वही है जो नॉर्मल 151 हमारी प्रॉफिट गेन है या उसकी भी जोड़ दी है। आगे चले गेन अराइजिंग डिस्पोजल टैक्स कोड जो 15% भी छोड़ दें। आगे चले 152 में बैंकिंग ये भी वही है कि जो जहाँ पे पेमेंट डिजिटल प्रेजेंट प्रोसीड लगी एक्ट के तहत हो चुकी है वहाँ पे 152 की जोड़नी नहीं होगी। 153 में भी वही है। 153 में एक काम किया इन्होंने कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो 100% मिलेगा। जो बाकी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको जो है वो 1% मैक्सिमम 80% की रिडक्शन और 1% का मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली मेरे पास कुछ एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आए जो 30 जून के जारी थे पब्लिक लिमिटेडों के और 100% मिल चुका था, जबकि जब रूल 1 जुलाई से लागू हुआ उनको 30 जून से ही मिल गया 100%। चलो यार छोड़ो बात 59 आगे चलो बेटा। एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड अदर एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क। अब ये वही डिजिटलाइजेशन वाला दौर जब बैंकिंग कंपनीज और बाकी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप हर टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे विद द बोर्ड। और ये वो चीज़ है जिसके लिए अब हमारे टैक्स पेयर को हमें बहुत ज़्यादा उन्हें बताना पड़ेगा कि अब आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चले, आंखें बंद करके बैंक अकाउंट नहीं चलानी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने मैंने या टैक्स पेयर में नहीं देनी, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बैंकिंग कंपनी से शेयर हो जाएगी विद द रेलेवेंट कंसर्न अथॉरिटीज और वो उसी की बेस के ऊपर आपको सारा आने वाला काम चलेगा। अब हमने कुछ नहीं करना। अब FBR हमें उधर से पता चलेगा कि ये आपने किया और ये आपके साथ नहीं करा आ जाएगा। आगे चलो पोस्टिंग ऑफ इनलाइन सेल टैक्स में भी जैसे वो बंदे नॉमिनेट कर दिए जाते थे, अब इनकम टैक्स में भी 175(6)(c) के जरिए से ऑफिसर्स की इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्टिंग हो सकती है अगर वो वहाँ पे जाके, लेकिन उनका स्कोप जुरिसडिक्शन जो है दैट इज लिमिटेड टू मॉनिटर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विस एंड द स्टॉक ऑफ गुड्स। ये 4 चीजों के लिए मॉनिटर हो सके। इसके अलावा वो आपसे मेरी जगह पे बैठ के किसी और चीज का सवाल नहीं कर सकते।
181 में ऑनलाइन मार्केट प्लेस वालों का उनको उन्होंने बता जहाँ पे ये चीज कह दी, वही तो अभी जय भाई ने भी बात की थी कि अब जो रजिस्ट्रेशन वही बंदा, कोई कोरियर कंपनी वाला, डिलीवरी वाला बंदा किसी ऐसी बंदे के साथ काम नहीं करेगा जो के रजिस्टर्ड नहीं होगा अंडर इनकम टैक्स। अदरवाइज उसकी पेनल्टीज बहुत है। उस बंदे के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोरियर कंपनी वाला, मेरा माल उसमें सप्लाई करना है, मैं उसको माल डिलीवर करता हूँ आगे पहुंचाने के लिए, वो पहले मुझसे पूछेगा आप इनकम टैक्स सेल टैक्स नंबर दें, फिर मैं आपका माल उठाऊंगा, वरना मैं आपका माल नहीं उठाऊंगा। और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ और वो मेरा माल उठा लेता है तो उसकी पेनल्टी बहुत हैवी इसमें इन्होंने इसमें रखी है। आगे चलो, इसलिए 181 में उसको प्लेस किया गया। 182 वही पेनल्टी वाली जो बात की। नेक्स्ट 222 में वो इनकम टैक्स, एक और जो हमारे चार्टर अकाउंटेंट माशाल्लाह उन लोगों भी पहुंचे हैं, ये अब ट्राइबल के मेंबर भी इनमें से बन सकते हैं और बन रहे हैं माशाल्लाह, हमारे खुशी की बात है, हमारे भाई है। और एफपीआर भी अब प्राइवेटली भी वो हजारों की तादाद में चार्टर अकाउंटेंट एंगेज कर रही है जो कि हमारा ऑडिट करेंगे। अब वो ऑडिट कैसे होगा, वो 170 214 से अब निकल गए हम। अब यही जो डिजिटली पीछे हमारा ट्रांजैक्शन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाली चीजें, ये सारी की सारी उधर से मॉनिटर होगी और उनका जो सारी असाइनमेंट है वो ड्यूटी अपॉइंटेड ऑडिटर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको दिया जाएगा। वो घर बैठ के हमारी वो सारी मैचिंग करेंगे और उसके बाद हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये 214 है वो कंडोनेशन जो था, जो भी बात हुई, इनकी अपनी लिमिट बढ़ा दी। 216 में शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, उनकी जो ऑडिटर जो अपॉइंट हो गए उनके साथ भी वो शेयरिंग जो है इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसमें चलेगी आगे। 218 में एक मतलब अकरम साहब ने एक ऑर्डर दिया सर्विस के हवाले से एक कंपनी के केस में कि वहाँ पे क्लास डी में लफ्ज जो है वो इंडिविजुअल इस्तेमाल हुआ है। जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है विद परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विस नॉट वैलिड, मैनुअल जरूरी है। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने उसको लागू इम्प्लीमेंट कर दिया। वहाँ पे इंडिविजुअल का लफ्ज था, उन्होंने वहाँ पे इंडिविजुअल टारगेट पर डाल दिया कि लोग मलिक साहब देता ऑर्डर करने वाले। 222 में जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जीरो देखिए आगे। 226 में कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, ये कंडोनेशन वाले जो पीरियड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड था, इसमें उन्होंने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डाल दिया। 231 अभी अच्छा अभी कुछ केसेस कुछ देखे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि बैंक जो है वो फाइलर का भी टैक्स काट रहे हैं कैश विड्रॉवल पे, जबकि लॉ में ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है। लॉ में सिर्फ जो चेंज आई है वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के हवाले से आई है, जो कि जिसका पहले रेट 0.6% था वो अब 0.8%। नेक्स्ट 105 एक लाख इसमें एक छोटी सी मॉडल खत्म हो गया। 105 में एक अमेंडमेंट हुआ क्लास 105A, ये कहती थी कि किसी भी बंदे का कोई केस ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा अगर उसका पिछले 4 सालों में ऑडिट हो चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। पहले जो अल्फाज शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हुज इनकम टैक्स अफेयर हैव बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर टैक्स। पहले ये लिमिट से मुझे अगर मुझे बेनिफिट लेना था तो मेरा इससे पहले ऑडिट हो गया होना लाजिम था, सिर्फ सिलेक्शन लाजिम नहीं थी। अब इसमें अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट के बाद जो अल्फाज आए हैं उनका मतलब बनता है फॉर सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर ऑडिट शैल नॉट अप्लाई हुज इनकम टैक्स अफेयर हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। अगर मेरा पिछले 3 सालों में, पहले 4 थे अब 3 साल हो गए, लेकिन अगर पिछले 3 सालों का किसी भी साल का केस ऑडिट में सिलेक्ट हो चुका है, पता नजर वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो अगले साल का केस मेरा ऑडिट में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। आगे ये परचेज ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी के जो 236 और के रेट है वो इसमें आ गया। आगे चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत है।